हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा झा। वेलकम टू आवर सक्सेस क्लासेस। तो आई होप आप लोगों को जो पिछले पार्ट में हम पढ़ाए थे मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो समझाए थे वो आप लोगों को समझ में आ गया था। अब क्या करना है, नोट्स को साथ साथ बनाते जाना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सिंपल वर्ड में लिखा है, एकदम समझना और दिमाग में घुसा के रखना है। एग्ज़ाम में एकदम मस्त माइंड को चिल करके लिखते जाना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू केयरलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन। मतलब ह्यूमन के केयरलेसिंग के कारण रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल लोग अपने लालच को जो ना सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को डिप्लेशन किए जा रहे हैं, मतलब यूज़ किए जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। एग्जाम्पल रिच एंड पुअर। ये क्या हो रहा है ना, जैसे कुछ लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज पहुंचते ही जा रहा है और जो गरीब है उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। इससे कारण क्या है ना, सोसाइटी दो भाग में बट गई। अब जो अमीर है उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं हो रही है और गरीब लोग के पास पहुंच नहीं पा रही है। अब है exploitation of resources has led to ecological carries such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation। इससे क्या हो रहा है ना, जो रिसोर्सेस है उसका दोहने कारण क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सब इतना होते जा रहा है, प्रॉब्लम सब क्रिएट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, तो हम लोग ह्यूमन लोग के कारण हो रहा है। जो भी कुछ लोग जो रिसोर्सेज का अभी नहीं समझ पा रही क्या वैल्यू है, पता चलेगा आगे जाके। अब मंदबुद्धि को कौन समझा सकता है जिसके पास दिमाग नहीं है। वैसे हम लोग से भी होता ही होगा। अब हम लोग करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट को बिना किसी डैमेज किए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसके नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए और तब वो ये डेवलपमेंट किया जाए, उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हम लोग कोई फ्यूचर, मतलब हम लोग के जो पिताजी होंगे या जो रहे होंगे उनके यहाँ से दादा परदादा से मिलते आया है, वैसे ही हम लोग को भी अपना पीढ़ी के लिए हम लोग को भी कहीं से ना मिला है तो बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ यूज़ करके ख़त्म कर देना है। रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, इसमें क्या हुआ था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक मीटिंग किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था, इट टुक प्लेस इन रियो दी जेनेरियो द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी में ये हुआ था, इसको मीटिंग किया गया था, जिसको अर्थ समिट 90, और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। 100 से अधिक जो है ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सुनिए। टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन खोजना था। और इसी के तहत ना एजेंडा 21 को ये अप्रूवल दिया गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट में 90 हुआ था, जो 1992 में ब्राज़ील के एक कैपिटल, ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था। फिर हम लोग क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये सॉल्यूशन खोजना था, ठीक है। इसी के तहत हम लोग को एजेंडा 21 का अप्रूवल दिया गया था। अब करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है ना, किसी भी चीज़ का रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ के लिए ना एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, इसको यूज़ करते जाओ ख़त्म नहीं होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उस चीज़ के लिए, किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग रिसोर्सेज जो है प्लानिंग वो अब जुडिशियल यूज़ के लिए, रिसोर्सेज का यूज़ के लिए ज़रूरी है। इसका फर्स्ट है, इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ enormous diversity in the availability of resources.
जैसे इंडिया जैसे देश में ना इसका इम्पोर्टेंट है, जहाँ मतलब क्या है ना, इसका रिसोर्सेज का यहाँ पे बहुत विविधता पाया जाता है, उपलब्धता पे, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in uh, some other resources. यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे मतलब रिसोर्सेस है तो बहुत मात्रा में, और कुछ ऐसा है जहाँ क्वांटिटी रिसोर्सेस का बहुत कम है, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है ना, रिसोर्सेज का इंडिया में है, उसका प्लानिंग का 3 स्टेप है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग, देखिए हिंदी में भी लिखा है, और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा वो कमेंट करके बताना, और जो कमेंट करेगा उसको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा पहले कि रिसोर्सेज का क्या है, उसका पूरा अच्छा तरह से सर्वाइव ये करना होगा, उसका सर्वे करना होगा कि कहाँ रिसोर्सेज क्या क्वालिटी में है, कितना क्वांटिटी में है, वो सब का अच्छे तरीके से मैपिंग वगैरह करना होगा। सेकंड क्या है, प्लानिंग करना होगा कि evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional set up for implementing resources development plans। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किस तरीके का टेक्नोलॉजी लगाया जाए, किस स्किल के लोगों को लगाया जाए, ये सब क्या आता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो यहाँ भी सेकेंड स्टेप है प्लानिंग करना। थर्ड क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब क्या, मैच द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करना है, मिला के चलना है, सिर्फ अपना नहीं देखना है, यहाँ सेल्फिश वाला काम नहीं करना है। अब हम लोग करेंगे इसी में क्या करेंगे, लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये तो पहले से पता है, क्लास 9 में भी दिया गया था। इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लैंड बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ इसी में है, ह्यूमन लाइफ है, सब चीज़ तो लैंड पे ही होता है ना, मैक्सिमम चीज़, तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, पहले प्लेन एरिया क्या है, 43% है, माउंटेन्स 30% है, प्लेट्यू क्या है, 27% है। प्लेन एरिया जहाँ हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं, माउंटेन एरिया भी सबका अपना सिग्निफिकेंस है। माउंटेन्स क्या है, वहाँ 30%, जैसे वहाँ से हम लोग को वाटर ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर है। प्लेट्यू में क्या है, 27%, वहाँ से हम लोग को बहुत सारा मिनरल्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। गाइस सब चीज़ क्लियर होते जा रहा होगा, आई होप सो, सब समझ आ रहा होगा। लैंड यूटिलाइजेशन सबसे ना बहुत सारा क्वेश्चन ही बनेगा, वो हम थर्ड पार्ट का वीडियो डालेंगे, उसका सबसे लास्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा सब चीज़ उसमें लिख देंगे, क्वेश्चन पूरा बना के लास्ट पेपर में लिख के दे देंगे आप लोगों को नोट्स में, PDF अपलोड किया जाएगा, लिंक में आराम से देखना है। तो लैंड यूटिलाइजेशन क्या क्या है, पहला है फॉरेस्ट में लैंड यूटिलाइजेशन होता है। लैंड देखिए क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवाइजेशन। अब कुछ लैंड ऐसा है जहाँ पे वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता, कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता है। उससे पहला आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि जहाँ खेती नहीं होता। एक तो है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जिसमें इंडस्ट्रियल आ गया, जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह उस सब जगह पे खेती नहीं हो सकता है। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आता है ग्रेजिंग लैंड। अब चारागाह भूमि, जहाँ पे बहुत सारा अब क्या करते हैं ना, जो होते हैं जानवर सब, वो सब चारा डालते, तो वो सब जगह पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। इसका सेकंड है लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्री। थर्ड है कल्चरल वेस्ट लैंड। अब इसमें क्या आता है ना, ऐसा लैंड होता है जहाँ पे 5 साल से खेती नहीं किया गया, ठीक है, 5 साल से वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं कल्चरल
वेस्ट लैंड। अब आता है फोर्थ, आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड में क्या पहला है, करंट फैलो लैंड। इसमें क्या है कि जहाँ 1 साल से कोई खेती नहीं हुआ है उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या है, जहाँ 1 से लेके 5 साल तक कोई खेती नहीं हुआ है, ये भी उसी में आ रहा है। ठीक है गाइस, देखिए कितना इजी वे में और सिंपल वर्ड में लिखे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। करंट फैलो लैंड क्या हो गया, जहाँ 1 साल से कोई वहाँ पे खेती नहीं हुआ है। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या हो गया, जहाँ पे 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं हुआ है। ठीक है। फिफ्थ है नेट शोन एरिया। इसमें क्या आता है, जहाँ पे कम से मतलब 1 ईयर्स में कम से कम एटलीस्ट एरिया शो एट लीस्ट वंस इन ए ईयर, कम से कम एक बार वहाँ पे बोया जाने वाला क्षेत्र है वो। ठीक है। सिक्स्थ है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे वैसा एरिया जो 1 साल में क्या बोलते हैं वहाँ पे बोया गया है, और ऐसा एरिया जो कम से कम एक बार मतलब साल में एक बार बोया जाता है, उस सबको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ का क्या पैटर्न है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया में टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन। Land use data, however, it's available only for 93% of the total area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. अब क्या है ना कि जो अभी भी लैंड यूज़ का डाटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 93% ही अवेलेबल है, क्योंकि जो मतलब असम को छोड़ के जितना भी ये है ना नॉर्थ ईस्ट सब जो स्टेट सब है वो अभी तक अपना रिपोर्टिंग जो है वो पूरा तरीके से नहीं किए हैं। से कारण सिर्फ 93% अभी डाटा है हम लोग के पास। सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बी सर्वाइव्ड। पाकिस्तान और जो मतलब चीन जैसा जो मतलब जो उन लोग के द्वारा जो कब्जा किया गया जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पे, उसका भी अभी तक ये नहीं हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्ट्योर हैज़ डिक्रीज्ड। उससे क्या है ना, बहुत सारा स्थायी जो चारागाह है उसके कारण में भूमि जो है वो कम हो गया है। अब फैलो लैंड के बारे में अभी बता दिए, जो 1 से कम किसी वर्ष तक के बिना खेती के छोड़ी गई भूमि है। नेट शोन एरिया बता दिए अभी आप लोगों को क्या है, फिर भी डिफाइन कर दिए यहाँ पे। मोर नेट शोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे नेट शोन एरिया, पंजाब और हरियाणा में। और सबसे कम कहाँ पे, देखिए लेस नेट शोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। ये सब जगह पे क्या है, नेट शोन एरिया कम है न। और इसके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दें कि इसी के तहत भारत में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया 1952 में निकाला गया था। ये भी एक है, ये देखिए, ये आप लोगों को समझने के लिए इसको बनाना नहीं है, सिर्फ जो 93% का है ना उसका मैपिंग दिया गया डायग्राम, आप लोग सिर्फ समझिएगा। ठीक है, कि कैसे कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ बैरन एंड अनकल्चरल वेस्ट लैंड है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है, परमानेंट पेस्ट्योर एंड ग्रेजिंग लैंड है, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स है। इसमें 1960 से 61 का और 2014 से 15 का दोनों का दिया गया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का क्या क्या कारण है। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है काउजेस, क्योंकि देखिए इतना सारा आजकल ये हो रहा है, वन सबका देख रहे होंगे, पेड़ सबका कटाई हो रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग खेती भी नहीं कर पा सकते, भूमि जो है पूरा ये होते जा रहा है। फिर ओवर ग्रेजिंग अतिचारण, क्या है ना, कितने सारे जानवर लोग जो है ना वो इतना चारा खाते हैं, इतना ये करते हैं कि जो लैंड का ऊपर का लेयर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, जिस पे हम लोग उस पर ये खेती वगैरह भी नहीं कर सकते ना उसका यूज़ में ला सकते हैं। फिर थर्ड है ओवर इरिगेशन, हद से ज़्यादा इरिगेशन भी इतना ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग इतना पानी वगैरह का यूज़ कर देते हैं जिससे भूमि मतलब लैंड जो है वो ख़राब हो जा रहा है। फिर एक सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट हग अमाउंट इन
ऑफ डस्ट। और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ क्या है ना, वो भूमि के लेयर पे, लैंड के लेयर पे इतना सारा डस्ट को ये कर रहे हैं जिससे लैंड और ये ख़राब हो रहा है। फिर फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलता है वो सब ना ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है और लैंड का लेयर जो है वो भी ख़राब हो रहा है, ऊपरी लेयर। ठीक है, अब इसका क्या है, कंजर्वेशन मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसका हम लोग पास अब उपाय क्या है, कारण तो बता दिए, अब इसको उपाय क्या करेंगे। देखिए जस्ट अपोजिट करना है। डिफॉरेस्टेशन है तो इसका क्या करना है, फॉरेस्टेशन है। अरे भाई पेड़ काट ला तो हम लोग काम क्या है, पेड़ लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, वृक्षारोपण वाला करेंगे, एक वृक्ष अपने नाम लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। अब क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छी तरीके से, जो मैं पता है कि जितना अच्छा ये कर रहा है मतलब जानवर लोग है वो लोग ज़्यादा ये करा, चारागाह करा, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से ग्रेजिंग लैंड का मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉपर इरिगेशन करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देंगे, जो ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़ में कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या डस्ट वगैरह जो है वो सही तरीके से, मतलब कैसे क्या वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, उसको माइनिंग में एक्टिविटीज़ में कंट्रोल लाया जाएगा। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। अब क्या करेंगे ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज होने से पहले ही उसका क्या मतलब ट्रीट है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर देंगे, उसका निपटान से पहले ही उसका उपचार कर देंगे, बीमारी होने से पहले ही, कि तुम जाओ ठीक हो जाओ। ठीक है गाइस, तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए। सबसे पहले एक इजी में बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में क्या क्या ह्यूमन के कारण प्रॉब्लम्स आ रहा था, वो आप लोग देख लिए कि इंडिविजुअल्स लोग का अपना लालच वगैरह का कारण, या फिर ये हो रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया सोसाइटी, जो अमीर लोग उसके पास पहुंचा, जो गरीब नहीं हो रहा उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा। ओजोन लेयर वगैरह ये सब, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े, जो हम लोग का कहाँ पे उठा था टॉपिक, रियो दी जेनेरियो, ये 1992 में किया गया था ब्राज़ील में, ये सब पढ़े। इसके तहत एजेंडा 21 आया। फिर रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़े कि इसका क्या क्या है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसे क्या क्या है। और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उसमें हम लोग क्या क्या देखें, क्या कि जैसे बाहर, जैसे मतलब भारत में तो क्या है कि कुछ कुछ ऐसा जगह पे जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा जहाँ रिसोर्सेज है ही नहीं, वहाँ बहुत कमी है। ठीक है, अब इंडिया में क्या 3 स्टेप आइडेंटिफाइंग बताए, प्लानिंग स्ट्रक्चर पढ़े, उसके बाद ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े। फिर हम लोग लैंड रिसोर्सेज पढ़े कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, प्लेट्यू में। फिर लैंड यूटिलाइजेशन पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया पढ़े कि कैसे क्या है। इसमें हम लोग क्या आया था, लैंड यूज बहुत सारा चीज़ हम लोग समझ गए, उसके अनुसार फैलो लैंड सब था। और उसके बाद हम लोग को करें, हम लोग 1961 का 1960 से 1961 तक 14 से 50 तक हम लोग रिपोर्टिंग पढ़े। मैपिंग से मतलब समझे इसको नोट्स में नहीं उतारना है, उसका काउजेस किए और उसके बाद उसका कंजर्वेशन मेजर किए। ठीक है, डिग्रेडेशन का। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा गाइस अच्छे तरीके से। तो होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग करेंगे क्या बोलते हैं, इसका नेक्स्ट आगे का जो भी है वो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसका आप लोगों को नोट्स का लिंक PDF में दे दिया जाएगा। अच्छे तरीके से समझना है, बस रटना नहीं है, नोट्स उतार लीजिएगा ताकि समझने में काम आए। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है गाइस। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिएगा ताकि जितना भी आप लोगों के पास वीडियोज़ है उसका आप लोग का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सो थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।